हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। मैंने पहले भी इससे वीडियोस अपलोड की हुई हैं, जिसकी अलग से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप लोग को उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, देख लीजिएगा, काफी अच्छे क्वेश्चन हैं। आज की वीडियो में भी कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक करिएगा और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मुद्रा मजदूरी तथा ब्याज दरों में कमी करके निवेश तथा डैश बढ़ाने की प्रक्रिया किस प्रभाव कहलाती है? The process of increasing investment and dash by reducing money, wages and interest rates is called Keynes effect. Employment, price, profit, loss. तो यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो आपको पता चल रहा है कि ये जो लाइन कही गई है, जो स्टेटमेंट दिया गया है, वो किसने दिया है? वो कीन्स ने दिया है और ये कीन्स इफेक्ट कहलाता है। और ये आपका किस चीज में मुद्रा मजदूरी तथा ब्याज दरों में कमी करने से निवेश और किस चीज को बढ़ाने की प्रक्रिया जो होगी वो किस का प्रभाव कहलाती है? तो वो हो जाता है रोजगार, यानी कि एम्प्लॉयमेंट। जब हम जो मनी होती है या फिर जो वेजेस रेट होती है या जो इंटरेस्ट रेट्स होती हैं उनमें कमी करते हैं, तो वहां पर हमारा और साथ ही जो इन्वेस्टमेंट होगा और जो एम्प्लॉयमेंट होगा वो बढ़ जाती है। तो ये कहा है कीन्स ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के चलन वेग को प्रभावित नहीं करता है? Which of the following doesn't affect the velocity of money? Quantity of money, consumption habits of people, banking development, none of these. क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो मुद्रा के चलन वेग को प्रभावित नहीं करता है? तो मुद्रा की मात्रा, लोगों के उपभोग की प्रवृत्ति, बैंकिंग विकास, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मुद्रा का चलन वेग होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। ये देखने से पहले कि क्या उसको इफेक्ट करेगा या क्या नहीं इफेक्ट करेगा। तो मुद्रा के चलन वेग का मतलब होता है कि जब मुद्रा की एक इकाई का एक निश्चित समय में विनिमय के माध्यम के रूप में कितनी बार प्रयोग किया गया है, यानी कि जो एक यूनिट है, जो मुद्रा है, मनी है, उसकी एक यूनिट है, एक्सचेंज के तौर पर उसका कितनी बार यूज किया गया, कितनी बार वो दी गई है, वही उसका चलन वेग कहलाता है, वेलोसिटी ऑफ मनी कहलाता है। तो क्या प्रभावित नहीं करता है? तो मुद्रा की मात्रा भी प्रभावित करती है कि किसी इकोनॉमी में कितनी क्वांटिटी में मुद्रा है। साथ ही लोगों की उपभोग की प्रवृत्ति, की लोगों की उपभोग की प्रवृत्ति कैसी है कि वो जितने भी उनकी इनकम होती है वो सब अपने उपभोग पर एक्सपेंस कर देते हैं या व्यय कर देते हैं, या फिर कुछ अपनी सेविंग्स भी करते हैं। तो भी डिपेंड करेगा कि किस तरह की उनकी उपभोग की प्रवृत्ति है। साथ ही क्या बैंकिंग विकास कैसा है? अगर बैंकिंग विकास अच्छा है, लोग अपनी जो सेविंग्स हैं वो बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो वहां पर चलन वेग कम हो रहेगा। लेकिन अगर सेविंग्स को डिपॉजिट नहीं करते हैं, बैंकिंग विकास नहीं हुआ है, तो वहां पर भी क्या रहता है? चलन वेग प्रभावित होगा। तो ये तीनों ही आपके पॉइंट्स क्या हैं? प्रभावित करते हैं चलन वेग को। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ने पूछा था क्या प्रभावित नहीं करता है, तो यहाँ पर तीनों ही प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन पे ध्यान दिया करिए, जो ऑप्शंस दे रखे होते हैं जरूरी नहीं होता है कि कोई ऑप्शन नहीं हो, कभी कभी नन ऑफ दीज भी आपका आंसर होता है, तो क्वेश्चन पे ध्यान दिया करिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के अनुसार मुद्रा का मूल्य जनता द्वारा रखे जाने वाले नगद शेषों की मांग से निर्धारित होता है। अकॉर्डिंग टू डैश, द वैल्यू ऑफ मनी इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड फॉर कैश बैलेंस हेल्ड बाय द पब्लिक। कैम्ब्रिज अप्रोच, कैश बैलेंस अप्रोच, वॉल्यूम अप्रोच ऑफ मनी, बोथ ए एंड बी। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि किसके अनुसार या कौन सा ऐसा अप्रोच है जिसमें ये बात कही गई है कि जो मुद्रा का मूल्य होता है वो जनता द्वारा रखी जाने वाली, यानी कि जो जनता है, पब्लिक है, वो कितना कैश बैलेंस अपने पास रखना चाहती है उसकी मांग से निर्धारित होता है। तो ये सिद्धांत जो दिया था, दृष्टिकोण जो था वो कैम्ब्रिज अप्रोच में था या फिर कैश बैलेंस अप्रोच में था। जो कैम्ब्रिज दृष्टिकोण है उसको नगद शेष दृष्टिकोण भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज ना होइएगा, अगर दोनों ऑप्शन में है तो बोथ वाला एक ऑप्शन दे रखा होगा, अगर दोनों में से कोई एक होगा तो वही टिक करिएगा आप लोग। तो यहाँ पर एक आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री हैं कौन से? अगर ये पूछता है तो मार्शल है, रॉबर्टसन है, पिगू है, कीन्स है, ये सब अर्थशास्त्री जो है वो कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री माने जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जिस तरह से होगा वैसे ही आप आंसर टिक करिएगा। एक आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत मुद्रा की मांग को विनिमय का माध्यम नहीं मानता है? विच थ्योरी डजंट कंसीडर द डिमांड फॉर मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज? क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी,
कैश बैलेंस प्रिंसिपल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन में कह रहा है कि विनिमय का माध्यम नहीं माना जाता है किस प्रिंसिपल में मुद्रा को, तो वो हो जाता है नेगोशिएट सिद्धांत, यानी कैश बैलेंस प्रिंसिपल जो है उसमें नहीं माना जाता है कि विनिमय का माध्यम मुद्रा होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है m इज इक्वल टू के वाई, ये किसका समीकरण है? m इज इक्वल टू के वाई, हु गेव दिस इक्वेशन? मार्शल, पिगू, कीन्स, रॉबर्टसन। तो यहाँ पर ये एक तरह का कैम्ब्रिज इक्वेशन ही है, कैम्ब्रिज समीकरण भी है। तो जो कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री थे, जैसे कि अभी मैंने आपको नाम बताए थे, मार्शल, रॉबर्टसन, पिगू और कीन्स, इन्होंने अपने कुछ इक्वेशंस भी दिए थे। तो यहाँ पर जो m इज इक्वल टू के वाई है, ये किसका इक्वेशन है? ये इक्वेशन है मार्शल का। पहले इन्होंने जो समीकरण दिया था तो वो थोड़ा सा डिफरेंट था, जैसे कि आपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, लेकिन बाद में इसमें थोड़े से उन्होंने चेंजेस करते गए और उसके बाद जो समीकरण आया वो हो जाता है m इज इक्वल टू के वाई। एम से क्या हो जाता है? एम हो जाएगा कुल चलन मुद्रा या फिर बैंकों में जमा चालू जमाएं जो होती हैं वो। के हो जाएगा वार्षिक आय का वो भाग जो जनता नगद के रूप में रखना चाहती है, और जो वाई है वो हो जाता है उस वास्तविक वार्षिक आय। तो यहाँ पर ये समीकरण जो है वो मार्शल का है, तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ISLM मॉडल का आविष्कार किसने किया था? यहाँ पर आपको बताना है कि मॉडल किसने दिया था। मार्शल ने, कीन्स ने, हिक्स तथा हेंसन ने या फिर पिगू ने। तो ये जो मॉडल था वो किसने दिया था? हिक्स और हेक्सन ने दिया था। ये मॉडल की अगर हम बात करते हैं तो जो बाकी के मॉडल्स आए हैं उसमें ये माना गया था कि कुछ लोग जो थे वो वस्तु बाजार में संतुलन की बात करते थे, कुछ मुद्रा बाजार की प्रभाव की बात करते थे। लेकिन ये जो मॉडल आया है, ये जो विश्लेषण आया था, तो इसमें वस्तु बाजार में संतुलन और साथ ही मुद्रा बाजार में संतुलन दोनों ही स्थापित करने के बाद ही निर्धारित किया जाता था कि आय का निर्धारण के लिए इन दोनों में ही संतुलन को देखा जाता था। तो उसके बाद ये मॉडल आपका ISLM मॉडल के रूप में आया है। क्या आई जो होगा वो हो जाती है इन्वेस्टमेंट, एस से हो जाता है जो सेविंग्स होती हैं, एल हो जाता है मुद्रा की मांग, और जो एम होगा वो हो जाता है मुद्रा की पूर्ति। तो ये मॉडल जो था आपका इन चारों चीजों से रिलेटेड है। तो यहाँ पर एक आंसर है ऑप्शन सी। और ये सिद्धांत क्या बताता है कि जो आय निर्धारण होती है वो वस्तु बाजार में संतुलन के साथ ही मुद्रा बाजार में संतुलन स्थापित होने के बाद ही होती है। या इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो वो बनाया जाता है इसका फिगर, तो जब दोनों रेखाएं आपस में, दोनों लाइंस जो है वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, काटती हैं जहां पर, वहां पर ही संतुलन माना जाता है। तो एक आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिक्स-हैक्सन सिद्धांत किससे संबंधित है? हिक्स-हैक्सन प्रिंसिपल्स इज रिलेटेड विद वस्तु बाजार में संतुलन, इक्विलिब्रियम इन प्रोडक्ट मार्केट, मुद्रा बाजार में संतुलन, इक्विलिब्रियम इन मनी मार्केट, मांग में संतुलन, इक्विलिब्रियम इन डिमांड, ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर किससे संबंधित, अभी मैंने बता ही दिया आपको कि इसमें दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट मार्केट है और जो मनी मार्केट है, दोनों में संतुलन होना इंपॉर्टेंट होता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, यानी कि इन दोनों ही तत्वों पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु बाजार तथा मुद्रा बाजार संतुलन की स्थिति में कब होते हैं? When are the commodity market and money market is equilibrium? Where the IS curve intersect the LM curve? Where the IS curve is parallel to the LM curve? Both A and B, none of these। तो कब संतुलन की स्थिति में होते हैं? संतुलन की स्थिति में तब होते हैं जब IS वक्र जो होता है LM वक्र को काटता है, जहां पर वो प्रतिच्छेदित करता है, जहां पर इंटरसेक्ट करता है, उसी स्थान पे क्या होता है, वो संतुलन की स्थिति में माना जाएगा। तो एक आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें विदेशी व्यापार पूर्णतः प्रतिबंधित होता है कहलाती है? An economy in which foreign trade is completely restricted is called open economy, closed economy, mixed economy, none of these। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ऐसी इकोनॉमी, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर जो फॉरेन ट्रेड होता है, विदेशी व्यापार होता है, पूरी तरह से प्रतिबंधित है, रिस्ट्रिक्टेड है, नहीं किया जाता, तो अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? वो हो जाती है बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी। साथ इसमें ये रहता है कि ये अर्थव्यवस्था क्या रहेगी, जो अपने आंतरिक और घरेलू संसाधन होते हैं, इनके पास जो अपने रिसोर्सेज होते हैं, ये पूरी तरह से उस पर ही डिपेंडेंट रहती हैं। और बाकी के जो अर्थव्यवस्थाएं हैं या बाकी का जो विश्व में क्या इकोनॉमी है, उससे इनका कोई भी संबंध नहीं होता है। या इस तरह से कह लीजिए कि किसी भी तरह का फॉरेन ट्रांजैक्शन ये नहीं करती। इसका एक आंसर होगा ऑप्शन बी।
और जो खुली अर्थव्यवस्था होती है इसमें क्या रहता है, सिंपल सी बात है, जस्ट अपोजिट हो जाएगी। वहाँ पर बाकी के देशों के साथ, विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ फॉरेन ट्रेड किया जाता है, विदेशी व्यापार किया जाता है, एक यहाँ संबंधी वैश्वीकरण होता है, ग्लोबलाइज्ड होती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय के निर्धारक अवयव हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम आर डैश, कंजप्शन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन में कह रहा है कि राष्ट्रीय आय के जो निर्धारक अवयव होते हैं वो कौन से होंगे। तो यहाँ पर जो एक समीकरण बनता है, इक्वेशन बनती है, जो राष्ट्रीय आय होती है उसको वाई से सिंबल है उसका, और जो इक्वेशन बनती है वो हो जाती है सी प्लस आई प्लस जी। सी हो जाता है निजी उपभोग व्यय, और आई हो जाता है निजी विनियोग व्यय, और जी हो जाता है सरकारी व्यय, यानी कि इसमें उपभोग एवं विनियोग व्यय दोनों आ जाते हैं। तो ये तीन चीजें होती हैं जो इक्वेशन में शामिल होती हैं, और जो अवयव के तौर पर माना जाता है जिनके आधार पर राष्ट्रीय आय निकाली जाती है या निर्धारित तत्व होते हैं, वो उपभोग, बचत और विनियोग होते हैं। तो तीनों को ही इसमें शामिल किया जाएगा। तो एक आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि निजी उपभोग व्यय, निजी विनियोग व्यय, इस तरह से भी अगर पूछेगा तो भी आपका आंसर आपको पता है सी प्लस आई प्लस जी, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था वो रहेगा, या फिर इस तरह से पूछता है उपभोग, बचत, विनियोग, तो भी आपका आंसर ऑल ऑफ दीज रहेगा। तो ध्यान में रखिएगा कौन से पॉइंट इसमें इंक्लूड करने हैं। क्वेश्चन है, विनियोग में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप आय में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं। डैश इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट, मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर, सेविंग, रिटर्न, नन ऑफ दीज। जब विनियोग में परिवर्तन होता है, यानी जो इन्वेस्टमेंट होती है उसमें कोई चेंजेस होते हैं, तो उसके फलस्वरूप जो इनकम होती है उसमें जो चेंजेस हो जाते हैं, वो उसका जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है। तो ये एक तरह से एक डिफिनेशन है, और ये किसकी डिफिनेशन है, ये गुणक की डिफिनेशन है, मल्टीप्लायर की डिफिनेशन है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनियोग से हमारा अभिप्राय पूंजीगत पदार्थों में होने वाली वृद्धि से है, ये कथन किसका है। इन्वेस्टमेंट thus defined includes therefore the investment of capital equipment, who said this, मार्शल, कीन्स, हिक्सहैक्सन, पिगू। यहाँ पर एक डिफिनेशन दे रखी है, आपको बतानी है कि ये डिफिनेशन किसने दी है। तो ये डिफिनेशन किसकी है, ये हो जाएगी कीन्स की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किस चीज से रिलेटेड उन्होंने डिफिनेशन दी थी या कहा था, तो वो हो जाता है इन्वेस्टमेंट फंक्शन, यानी विनियोग फलन या फिर निवेश फलन के लिए। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।